इतिहास की 12 की किताब का ये चैप्टर 9 है, जिसका नाम है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। यानी कि ये वो चैप्टर है जिसमें हम लोग मध्यकालीन समाज का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन विदेशी विवरणों के यात्रा वृत्तांत की विदेशी जो आए हैं उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसके आधार पर। तो इस चैप्टर में हमें खासकर 3 विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें इब्न बतूता है, अल-बिरूनी है और फ्रांसिस बर्नियर है। तो अल-बिरूनी को हम देख चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इब्न बतूता को। पिछले वीडियो में हमने इब्न बतूता पे स्टार्ट कर दिया था और हमने देखा था कि इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, लेकिन उसने खिलजी वंश के बारे में भी बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। यानी कि उसका जो वृत्तांत है रेहला, वो ना सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है, बल्कि वो हमें उससे पहले यानी खिलजी वंश के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ देता है। और फिर हमने ये भी देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के बारे में उसने बहुत सारी बातें कही, जैसे वो उसकी व्यक्तित्व की अच्छाइयों को भी उजागर कर रहा है और उसके व्यक्तित्व की कुछ बुराइयों के बारे में भी वो स्पष्ट रूप से बता रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक शासक के दोनों पक्षों को वो रख रहा है, तो इससे उसकी विषयनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता का प्रमाण मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो पक्षपातपूर्ण अपना विवरण लिख रहा है या उस राजा के शासनकाल में वो आया है और उस राजा ने उसे राजदूत बनाकर किसी विदेशों में भेजा या बहुत सारे सम्मानजनक स्थानों से राज दरबार में प्राप्त हुए हैं, तो इसके कारण वो सिर्फ राजा की अच्छी बातों को ही लिख रहा है, ऐसा नहीं है। उसने दोनों ही पक्षों को सामने रखा है। तो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था इब्न बतूता के बारे में। आज का जो वीडियो है इसे हम आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इब्न बतूता ने किस तरह से तुगलक काल के वैदेशिक संबंधों को उजागर करने की कोशिश की है। फिर हम देखेंगे कि उसने सड़क व्यवस्था के बारे में क्या क्या विवरण दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे इब्न बतूता की मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसमें वो अपने एक विवरण में ये बताता है कि चीन का जो सम्राट था, जिसका नाम था तोगन तिमुर, उसने अपना राजदूत दिल्ली भेजा था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और उसने चूँकि चीन में बौद्ध धर्म राजधर्म है, चीन में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो इसीलिए चीन का जो सम्राट था उसने अपने राजदूत भेजे थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और उसने मोहम्मद बिन तुगलक से ये अनुमति मांगी थी कि वो भारत में जितने भी बौद्ध मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करने की यानी कि उसकी मरम्मत करने का अधिकार उसे दे। और इस अधिकार के बदले में उसने यहाँ पे जिजिया कर देना भी स्वीकार किया था। और इसके बदले में मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन के दरबार में भेजा था और बहुत सारे बहुमूल्य उपहार भी उसके साथ उसने चीन के सम्राट के लिए भिजवाए थे। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो ये वैदेशिक संबंध के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उसमें इब्न बतूता ये बताना चाहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विदेशियों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से उसने विवरण दिया है उससे स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीनियों के साथ संबंध बहुत ही अच्छे थे। जब चीन के सम्राट ने यहाँ पे राजदूत भेजा तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भी अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट के दरबार में भेजा था और उसके साथ बहुत सारे बहुमूल्य कीमती चीज़ें भी भिजवाई थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों के बीच में वैदेशिक संबंध बहुत ही अच्छे थे। अब हम बात करेंगे इब्न बतूता के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सड़क। तो जो उसकी सड़क व्यवस्था का जो विवरण उसने दिया है उसमें ये बताता है इब्न बतूता कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था और ये जो सड़कें हैं वो पक्की ईंटों की यानी कि और पत्थरों की बनी हुई थी और काफ़ी मजबूत थी। फिर वो बताता है कि सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगे हुए थे। फिर उसने ये भी विवरण दिया है कि सड़क के सामने सड़क के दोनों किनारों पर सराय बने हुए थे ताकि यात्रियों को विश्राम करने के लिए जगह मिल सके। सघन वृक्ष लगाए गए थे, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था होती थी और सड़कें जो हैं वो पूरे साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। फिर वो ये भी कहता है कि जिस तरह से सड़क व्यवस्था का वर्णन करता है वो ये भी बताता है कि सड़कों के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कितनी दूरी लगेगी और कितनी दूरी है और दूरी के हिसाब से कितना समय लगेगा, उसने इस बात का विवरण दिया है। तो उसने यहाँ पे कुछ कहा है कि जैसे वो कहता है कि धार से दिल्ली तक की यात्रा करने में 24 दिनों का समय लगता है और कड़ा से दिल्ली जाने में 20 दिन का समय लगता है और दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए 40 दिन की यात्रा करनी पड़ती है और दिल्ली से मावर 6 महीने की दूरी
तय करनी पड़ती है। और उसने ये भी बताया है कि उस समय जो डाक व्यवस्था थी वो घोड़ों के द्वारा होती थी, यानी कि घोड़े जो हैं वो संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने का काम करते थे। तो इसके लिए उसने इस बार की काफ़ी प्रशंसा भी की है, घोड़ों के जो डाक व्यवस्था जो थी उसकी प्रशंसा करते हुए वो कहता है कि ये व्यवस्था जो है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से की गई थी और इसी से संपूर्ण राज्य का जो राजकाज का काम है, सरकारी काम है, वो इसी डाक व्यवस्था से ही चला करता था। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब इब्न बतूता चीन गया था तो उसकी चीन की यात्रा कैसी थी। उसकी चीन की यात्रा के बारे में उसने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 22 जुलाई 1342 ईस्वी को इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर मंगोल शासक के पास चीन भेजा था। वह मालाबार, मालदीव, श्रीलंका और सुमात्रा रुकते हुए चीन पहुंचा और उसने चीन की भी यात्रा की। वह चीन के बंदरगाह पर जो रुका उस नगर का नाम था जायतून, जिसका आधुनिक नाम हो गया है क्वांजू। उसने चीन की यात्रा की और 1347 ईस्वी में वह वापस आया। चीन के विषय में उसने जो भी कुछ अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है उसकी तुलना इटली के यात्री मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत से की गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इब्न बतूता ने चीन की यात्रा का भी वर्णन किया है कि उसे चीन किसके द्वारा भेजा गया, वह चीन किसके पास गया था और किस तरह से वह चीन पहुंचा और चीन जब वह पहुंचा तो वो किस बंदरगाह पर रुका था और फिर उसने चीन की यात्रा कैसे की और उसकी यात्रा वृत्तांत की तुलना किससे की गई, हमने ये भी देखा। तो ये जो आज का जो विवरण था इसमें काफ़ी कुछ जानने वाली बातें थी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि उसकी यात्रा वृत्तांत में जो लेख है वो लेख कैसा है, मतलब लेख किस प्रकार का है, उसके लेख की बातें क्या क्या इसमें खास। इब्न बतूता जो है वो भारत और चीन की यात्रा करते हुए जब अपने नगर पहुंचा तो 1349 ईस्वी में वह पहुंचा था और उसका वो जो नगर जहाँ वो पहुंचा था उसका नाम था तेंजियर। और जब वो वहाँ पहुंचा तो मोरक्को का जो सुल्तान था, जब उसे ये पता चला कि ये व्यक्ति इतने सारे देशों की यात्रा करके आया है तो उसने ही उसे प्रोत्साहित किया कि अगर आपने इतनी लंबी यात्रा की है तो और आपने जो कुछ भी देखा है उसका विवरण आप दें। और उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया कि आप अपना यात्रा का जो है वो एक वृत्तांत लिखें, जो कि भविष्य में लोगों के लिए जानने की बहुत सारी अच्छी जानकारी भरी पुस्तक साबित होगी। तो इस तरह से फिर अपने राजा मोरक्को के शासक के बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने के बाद इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा नहीं बल्कि उसने अपना यात्रा वृत्तांत किसी व्यक्ति को सुनाया था और उस व्यक्ति ने उसके द्वारा कही गई बातों को यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा। तो जिस व्यक्ति ने उसकी यात्रा वृत्तांत लिखा था उसका नाम था मोहम्मद इब्न जुजिये। इसी ने उसकी यात्रा वृत्तांत को लिखा था। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि जिस तरह से हम बात करते हैं मार्को पोलो की यात्राएं जो हैं, मार्को पोलो का लिखा हुआ उसकी यात्रा वृत्तांत को उसने खुद नहीं लिखा बल्कि उसकी यात्रा वृत्तांत को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था रेस्टिसियन दी पीसा, उन्होंने लिखा था। उसी तरह से इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है रहला, उसे भी उसने खुद नहीं लिखा बल्कि एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम था मोहम्मद इब्न जुजिये। तो उससे ये कहा गया, उस शासक ने, मोरक्को के शासक ने उसने ये कहा कि अगर आप इतने सारे देशों की यात्रा करके आए हैं तो और आप इतने सारे देश के शासकों से मिले हैं तो फिर उन सभी शासकों के विवरण आप दें, उन सभी शासकों के शासन के बारे में आप बताएं, उस सभी शासकों की अच्छी चीज़ों बुरी चीज़ों के बारे में बताएं, आपने जो भी देखा वो सारी चीज़ें बताएं। यहाँ तक कि जिस शासक के पास आप गए थे उस शासक के दरबार में रहने वाले संतों के बारे में भी आप बताएं और उनके उपदेशों के बारे में भी बताएं। तो इस तरह से जिस तरह से उसके शासक ने उसे, मोरक्को के शासक से उसने प्रोत्साहित किया, इब्न बतूता ने भी उसे बहुत ही ज़्यादा दिल से लिया और अपनी यात्रा वृत्तांत में जो भी उसने कुछ देखा था उसकी आंखों देखा हाल बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही मनोरंजक ढंग से उसने सुनाई। इसी वजह से जो व्यक्ति था मोहम्मद बिन जुजिये, उसने इसकी यात्रा वृत्तांत को इतने ही रोचक ढंग से लिखा भी है। तो ये थी उसकी यात्रा वृत्तांत का लेखन कि किस तरह से उसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया और उसके पीछे कहानी क्या थी। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत का वर्णन किस प्रकार दिया है और भारत के किन किन बातों के बारे में उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। ठीक है, थैंक यू।